हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्पेरिकल सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कि हमने क्या लिया है, एक स्पेरिकल सेल लिया है। तो सबसे पहले हम एक स्पेरिकल सेल ले लेंगे। स्पेरिकल इस प्रकार से, इसकी ये मोटाई है। और क्योंकि हमने जो भी ये चार्ज वगैरह जो इसके निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स जो इसके निकालेंगे, तो इसके जो भी है वो हम पहले हम होलोस्फीयर के बारे में निकालेंगे और बाद में हम इसको सॉलिड के अंदर भी पढ़ लेंगे। पहले हम होलो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेंटर में जो एरिया है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और इसका आउटर एरिया जिस पर भी ये चीज़ से बना हुआ है उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। इसकी मोटाई है और इसकी रेडियस जो है वो रेडियस से हमने रिप्रेजेंट किया आर से, और ये कोई भी पॉइंट हमारा ओ है। इस पॉइंट के ऊपर इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक स्मॉलेस्ट एरिया, ये हमारे पास क्या है, इसका स्मॉलेस्ट एरिया ds है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो हमने मेंशन की हुई है। एन कैप इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसी प्रकार इसका जो डिस्टेंस है आर कैप भी हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इसका है रेडियस अंदर, ये जो दो लेयर है, ये 1 और ये 2। तो सेकंड जो है, फर्स्ट वाली जो है, या ये फर्स्ट वाली लेयर जो इसकी रेडियस हमने आर से, छोटा आर से रिप्रेजेंट की है। और जो स्मॉल जो छोटी जो अंदर वाली जो लेयर है, इसकी रेडियस हमने बड़े आर से रिप्रेजेंट की है। तो इसके अंदर हमें अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से इसको निकालेंगे हम किस प्रकार से। कि पहला इसके अंदर पॉइंट बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी निकालते हैं। तो यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इसके बाहरी एरिया के हिसाब से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए हम क्या क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। कंसीडर ए थिन स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस r and center O with the charge पॉजिटिव Q। इसके ऊपर जो जितना भी चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव हमने मेंशन किया हुआ है। इस प्रकार से पॉजिटिव Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface of the cell uniformly to calculate electric field intensity at a sphere with center O
with center O and radius r, छोटा r। मतलब ये आपको क्या बताता है कि मान लीजिए इस सेल हमने जो है जो लेयर जो इसकी पतली वाली ली है, लेकिन इसके अंदर की जो रेडियस है इनसाइड, तो उसको हमने बड़े आर से रिप्रेजेंट किया जो कि ओ से रिप्रेजेंटिंग है, और जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमने इसके आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ का एरिया हमने जो अभी निकालना है इस टॉपिक के अंदर, जिसकी रेडियस हमने छोटे आर से रिप्रेजेंट की है जो कि ओ से है ये। तो अकॉर्डिंग टू गॉस ला फाई इज इक्वल टू क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ओवर ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशंस लेफ्ट, ये किसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से हैं। तो ये जब इसका लेफ़्ट बराबर है तो हम इसको राइट को बराबर टेक सकते हैं, क्योंकि ई डॉट डी एस और एक क्लोज सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनकी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये ओवर स्पीयर के हिसाब से, तो हम यहाँ पर एस लिखेंगे, स्पीयर के हिसाब से हैं। तो जैसे ही हम ओवर एक क्लोज सरफेस डॉट को हटाते हैं तो हमारे पास कोस आता है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कोस 0 की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ओवर ए क्लोज सरफेस ई डी एस इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी प्रकार अगर मैं इसका इंटीग्रेशन खोलूँगा तो ई ओवर ए क्लोज सरफेस डी एस का अगर इंटीग्रेशन खोल लेंगे तो क्या होगा, स्फीयर का एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, वो होता है हमारा 4πr²। कितना होता है एरिया ऑफ स्फीयर, फोर पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, ई 4πr² इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा आर लेना है क्योंकि हम पर हमने ये छोटा आर लेना है ये हमने छोटा आर लेना है क्योंकि हमने जो है आउटसाइड निकालना है, और आउटसाइड की जो रेडियस जो होती है हमने छोटे आर से इसको रिप्रेजेंट की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होगी हमारी, ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन निकल जाती है। तो इसके 2-3 पॉइंट बनते हैं हमारे पास, जो स्पेशल केसेस के बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो वो क्या होगी देखिए, तो स्पेशल केस है नंबर 1 क्या है, स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ Q इज ग्रेटर देन टू 0 देन E vector is radially outwards, और अगर if Q is less than to 0 then इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज रेडियली इनवर्ड। मतलब अगर Q 0 से ज़्यादा बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ निकलती है। और यदि Q जो है लेस देन टू 0 है तो देन E इज रेडियली इनवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की तरफ हम इसको मेंशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट हमारा बनता है बी पॉइंट, at a point on the surface of the cell, at a point on the surface of the cell
अब हमने इसके बिल्कुल सरफेस के अंदर या इनसाइड द सेल की तरफ हमने जो इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियस जो है वो कौन सी लेनी है, रेडियस जो है वो कौन सी लेनी है, बड़े आर से हमने इसको मेंशन करना है। तो स्पेरिकल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारे पास अभी क्वेश्चन आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² लिया था। ये किसके हिसाब से था, ये आउटसाइड था, ठीक है, ये आउटसाइड द स्पीयर के हिसाब से हमने इक्वेशन लिख दी थी, आउटसाइड द स्पीयर। तो इनसाइड द स्पीयर के हिसाब से निकालेंगे तो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, ये हम कैपिटल R बड़ा R ले लेंगे, और r², ये हमारी क्या निकल जाएगी, इनसाइड द स्पीयर हमारे पास ये इक्वेशन निकल जाती है। तो आगे हम इसके अंदर करते हैं। आगे हमारे पास नंबर 3 पॉइंट हमारा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड inside the hollow cell। हमने अब इसके अंदर क्या निकालना है, जो भी सेल के अंदर का जो खालिस्तान जो बचा हुआ है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें निकालना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे पास एक स्पीयर है और उस स्पीयर की अपनी मोटाई है सेल की। तो हमने आउटसाइड का निकाला, हमने इनसाइड निकाला। अब हम इसके अंदर वाले ये हिस्से को अब हम निकालेंगे, जो कि हमारा होलो स्पीयर है, खालिस्तान जो हमारा बचा हुआ है उस हिस्से को हमने निकालना है। वही हमारे पास सभी पॉइंट हैं, जैसे कि ये रेडियस R, ये रेडियस यहाँ तक हमारा बड़ा R है। इस पॉइंट का हमने फ्लक्स निकाला था, ये इसमें वाला DS था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E से रिप्रेजेंट किया था, और N कैप या R कैप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके यूनिट वेक्टर को। सेंटर O से हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते थे, और इस सेल के ऊपर जो चार्ज था वो हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस प्रकार से हमने जो है अभी जो 2 पॉइंट निकाले वे इस हिसाब से निकाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी पहले हम कंस्ट्रक्शन वगैरह एक बार लिख लेते हैं। पहले टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at point P inside the hollow cell, consider a Gaussian surface of a sphere has to passing through point P and with the center at 0 degree, here R is less than to R। तो इसके अंदर जो हमने कंस्ट्रक्शन की है इसके हिसाब से क्या बोलता है कि P इनसाइड द होलो सेल कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ S2, यानी कि ये जो पॉइंट, ये अंदर वाला जो लेयर, ये लेयर जो है ये हमने S2 से रिप्रेजेंट किया है, ये हमने जो S1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये पॉइंट हमारा जो है वो P पॉइंट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो S2 अभी पासिंग ए P एंड ए सेंटर एट 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से पास होता हुआ, यानी P पॉइंट से
इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि यहाँ से ई पी पॉइंट से पास होता हुआ जो है सेंटर ओ की तरफ ये जो है अग्रसर करेगा, जो कि 0 डिग्री के हिसाब से ये जो है पास करता है। तो आगे है एज द चार्ज inside the spherical cell, inside the hollow spherical cell is 0. The Gaussian surface enclosed on charge। अब ये नु बोलता है कि जब हमने ये सेल लिया हुआ है तो ये सेल बीच में क्या है, बिल्कुल खाली है। तो खाली होने के कारण यहाँ पर हमारा जो चार्ज जो वो जाता ही नहीं है, यहाँ पर जीरो जो हमारे पास चार्ज रहता है। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो क्या होता है कि हमें पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू और ए क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज ही अगर 0 हो चुका है, क्यू इज इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 टेकने के बाद सारी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, यानी कि ई की वैल्यू क्या होगी, वो 0 के बराबर आ जाती है। तो तब हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनती है कि ई इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा, फॉर आर इज लेस देन टू आर। तो ये हमारे पास जो है रेडियस वगैरह जो है वो इस प्रकार से अगर इसको मेंशन करते हैं तब हमारे पास इस प्रकार से बनती है। तो हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a hollow cell in uniformly charged spherical cell is 0। तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास ओलो एरिया में क्या होगी, वो 0 होगी। तो इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ वगैरह को रिप्रेजेंटेशन करें तो वो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमारा मेंशन होगा। इस प्रकार से हमारा जो है मेंशन होता है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो मैक्सिमम है और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन है और E इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तब जब यहाँ पर R इज इक्वल टू R के बराबर आता है तब यहाँ पर ये इक्वेशन बनती है। कैसे कि R जिनकी जितना हम डिस्टेंस को यानी कि जो हमारे पास रेडियस है उसको अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कम होती चली जाएगी, और जैसे ही हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर होलो यानी कि सेंटर के अंदर की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज न होने के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो हो जाती है। कहाँ पर? होलो एरिया के अंदर जो हमारे पास टोटल चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी? जीरो हो जाती है। लेकिन जब इसी केस को अगर जब हम सॉलिड स्फीयर के अंदर पढ़ते हैं, तो सॉलिड स्फीयर में वे 2 पॉइंट तो आते ही हैं, जैसे कि आउटसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर, जो हमने 2 पॉइंट निकाले थे, तो वही की वही इक्वेशन हमारी बनती है सॉलिड स्फीयर के अंदर। लेकिन जो इसकी एक फाइनली इक्वेशन जो बनती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो लास्ट पॉइंट था वो होलो स्फीयर के हिसाब से, यानी कि सेंटर में जो इसका है एरिया बिल्कुल खाली मिलता है हमें, इसलिए वहाँ पर कोई चार्ज नहीं जाता है। चार्ज ना जाने के कारण से क्या आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। लेकिन सॉलिड स्फीयर के केस के अंदर, क्योंकि सॉलिड है तो अंदर से पूरा भरा हुआ एरिया मिलता है, और भरा हुआ एरिया होने के कारण वहाँ पर जो चार्ज जो वो वहाँ पर कुछ डिस्प्ले होता है, और वहाँ पर कुछ चार्ज डिस्प्लेस होता है, तो डिस्प्लेस होने के कारण वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी बनती है। तो हम इसी के अंदर एक पॉइंट और बना देते हैं, वो किसका बनता है? सॉलिड स्फीयर के हिसाब से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के हिसाब से अगर हम इसका पॉइंट निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके भी वही केस निकलेंगे। मान लीजिए हमने एक सेल ली, उसकी अपनी मोटाई भी है, तो इसके अंदर वही 2 पॉइंट तो निकालेंगे ही निकालेंगे, कि एक तो आउटसाइड का निकालेंगे, एक हम इनसाइड का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनसाइड का भी निकालेंगे, जो कि R है और ये R है, ये इसका ds है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेंशन किया है, और r कैप इसका यूनिट वेक्टर है, और जो कि सेंटर O से यहाँ पर डिस्प्ले, सेंटर O हमने यहाँ पे लिया है। और इसके ऊपर जो है हमने वही पॉजिटिव चार्ज लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हमने मेंशन करना है, और यहाँ पर जो हमने पॉजिटिव चार्ज क्या करना है? मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वे 2 पॉइंट तो निकलेंगे ही, जैसे कि आउटसाइड द सेल, तो वो सेम वही इक्वेशन आएगी जो हमने होलो के अंदर निकाला है, और इनसाइड द सेल वो भी वही इक्वेशन निकलेगी जो हमने अभी सेकंड पॉइंट के ऊपर होलो वाले के अंदर निकाली है। लेकिन इसका जो फाइनली जो थर्ड पॉइंट है, वो इसका थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जो है सारा का सारा एरिया जो है वो क्या कर रखा है? बाउंडिंग, पूरा का पूरा सॉलिड है, ये बिल्कुल भरा हुआ एरिया है, और भरा हुआ एरिया होने के कारण क्या होता है? ये पूरा का पूरा भरा हुआ एरिया होने के कारण इसके अंदर कुछ चार्ज जो वो डिस्प्लेस हो जाता है, और चार्ज डिस्प्लेस होने के कारण क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ना कुछ बनती है। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होती है कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि E मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4πr² इज इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Q डैश का मतलब जो इस सॉलिड एरिया के अंदर जो चार्ज आया हुआ है उसको मैं जो है Q डैश से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसलिए हमने ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख ली है। तो E4πr² इज इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R²। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो क्योंकि हमने इस Q डैश की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो अगर हमने इस Q डैश की वैल्यू पता है, तो हम फाइनली इसके अंदर का जो बाउंडिंग एरिया है, जब सॉलिड एरिया जो है, भरा हुआ एरिया जो है, उसका हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? Q डैश को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल चार्ज हमने लिया, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है? Q से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, पॉजिटिव Q से। तो क्या करते हैं कि बड़े एरिया के को डिवाइड कर देते हैं छोटे एरिया के अंदर से,
तब हमारे पास जो भी इक्वेशन बनती है उस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो अंदर का एरिया बच जाएगा। यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना है वो, और इसके अंदर जो चार्ज है इनसाइड द सेल के ऊपर जो भी चार्ज है वो, उन दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो बचा हुआ चार्ज जो हमारे पास क्या निकल देगा, इनसाइड द सेल हमारा निकलेगा। तो टोटल चार्ज में से तो वॉल्यूम हम लेंगे तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर की 3 और बटे 4/3 पाई आर की क्यूब। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमने ले लिया किसका, आउटसाइड द सेल, किसका लिया 4/3 पाई आर की 3, और इनसाइड द सेल का जो टोटल वॉल्यूम था वो हमने ले लिया 4/3 पाई आर की 3, मतलब इनसाइड द स्फीयर का। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे और टोटल चार्ज के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी चार्ज बचेगा वो बचा हुआ चार्ज हमारे पास बच जाता है। तो इससे ये कैंसिल होता है। तो हमारे पास क्यू डैश की वैल्यू क्या आती है, क्यू आर की क्यूब बटे बड़ा आर की क्यूब। ये हमारे पास बचती है इक्वेशन नंबर 2। पुट द इक्वेशन सेकंड इन वन। पैसा दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश की जगह हम क्या लिखते हैं, आर की क्यूब और नीचे यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर भी हमारे पास बचता है। तो इससे ये 2 कट जाती है तो हमारे पास क्या बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर की क्यूब। इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बचती है। तो फाइनली इक्वेशन हमारी यही आती है सॉलिड स्फीयर की, क्योंकि सॉलिड है, भरा हुआ एरिया होता है, भरा हुआ एरिया होने के कारण चार्ज यहाँ पर डिस्प्लेस होता है, चार्ज डिस्प्लेस होने के कारण यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमने यहाँ पर निकाली। इसको निकालने से पहले हमने क्यू डैश की वैल्यू निकालनी होती है। क्यू डैश को निकालने के लिए हमने आउटसाइड द स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम और इनसाइड द वॉल्यूम को हमने डिवाइड किया टोटल चार्ज के हिसाब से। तो इसको जब हम निकालते हैं तो हमारा बचा हुआ चार्ज निकलता है। तो इस प्रकार से हमने इसको मेंशन किया और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही टॉपिक है और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे जब भी हम कोई भी वर्क करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज के लिए पोटेंशियल हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो ये हमारे पास इस यूनिट के 3 चैप्टर हो चुके हैं। इसको फेयर कॉपी में अच्छे से उतारना है और टेस्ट के हिसाब से इसको तैयार करना है। धन्यवाद।